गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग रीजनिंग बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। जैसा आप सब लोगों को पता है 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन हम लोगों के यहाँ एग्जामिनेशन में आने वाला है जो रीजनिंग बेस्ड होगा। डियर स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल तो नहीं कहा जा सकता कि क्वेश्चन का क्या हो, लेकिन हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं उनसे थोड़ा मुश्किल ही ये क्वेश्चन माना जाता है। यहाँ दो बातें हैं, एक तो कंटेंट की डेप्थ हम लोगों को पता होनी चाहिए, दूसरी चीज हमें अपने दिमाग में इस चीज को रखना चाहिए कि जो हम लोग आंसर देने जा रहे हैं वो बेसिकली किस तरह से हमें प्लेस करना है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपको जनरली 4 ऑप्शन मिलते हैं। ऑप्शन की सीक्वेंस डिफर हो सकती है। जैसे यहाँ जो पर्टिकुलर मैं मेथड लेके चल रहा हूं या मैनर लेके चल रहा हूं उसमें मेरा आंसर 1 या ए तब होगा जब रीजनिंग एज वेल एज स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हो, साथ में ही जो रीजन है वो स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता हो। स्टूडेंट्स, इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि आपको 1 या ऑप्शन ए तब लिखना है जब आपको स्टेटमेंट और रीजनिंग दोनों सही लगे या सही हो और जो रीजन है वो स्टेटमेंट का एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन हो। स्टूडेंट्स, आंसर 2 या बी ऑप्शन आपको तब देना है जब स्टेटमेंट एज वेल एज रीजनिंग दोनों करेक्ट हो, लेकिन जो रीजन दे रखा है वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर 3 या सी आपको तब देना है जब आपका जो रीजन है वो रॉन्ग हो, और ऑप्शन नंबर 4 आपको तब प्लेस करना है जब आपके स्टेटमेंट और रीजनिंग यानी कि रीजन दोनों ही रॉन्ग हो। तो डिस्टेंस, इन 4 बातों को हमें ध्यान में रखना ही होगा, तभी हम लोग अपना आंसर दे सकते हैं। ये तो बात होगी जो मुझे प्रिकॉशन रखनी है। अब बात आती है कि मेरे को कंटेंट पे कितना कमांड है, उसके बेसिस पे मैं आंसर यहां प्लेस करना चाहूंगा, देना चाहूंगा। डिस्टेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात हम लोग कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए निश्चित रूप से स्टेटमेंट और जो रीजनिंग है या जो रीजन है उनको अलग अलग कलर से दिखाया हुआ है, आंसर भी साथ साथ दे रखा है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि पहले आप आंसर ना देखें। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर सीधे सीधे हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन आंसर ना देखें, पहले अपने ब्रेन की एक्सरसाइज कर लें। देखिए, स्टेटमेंट हमारा क्या है या असर्टन क्या है? ए नेगेटिवली चार्ज बॉडी मींस दैट द बॉडी हैज गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल ठीक बात है। किसी बॉडी को मैं नेगेटिवली चार्ज कह रहा हूं, इसके मतलब सीधे सीधे से ये होते हैं कि इसके ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन्स कहीं से आकर के रुक गए हैं या कुछ एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर ज्यादा है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। ये जो स्टेटमेंट है यहां तक मेरे को इस बात को समझाता है। दूसरी तरफ, while a positive charge body means that body has lost some of its electrons, जो दूसरा इसका स्टेटमेंट है वो किसी भी बॉडी को पॉजिटिव तब कहता है जब यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स एस्केप कर गए, निकल गए, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लेस है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इसका स्टेटमेंट है जो मेरे को समझ में आया क्वेश्चन पढ़ के, इसी के बेसिस पर मैं आंसर दे पाऊंगा। अब जो रीजन है या रीजनिंग है वो जरा समझें। चार्जिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इन दोनों बातों को क्लब कर दिया जाए, इन दोनों बातों को मिला दिया जाए, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि भैया जब भी चार्जिंग की बात होगी, यानी मैं किसी बॉडी को नेगेटिव चार्ज दे रहा हूं या किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज कर रहा हूं, तो उस स्थिति में निश्चित रूप से कुछ न कुछ इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। या तो इलेक्ट्रॉन्स निकल के बॉडी से बाहर जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, या तो बॉडी के ऊपर आकर के इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड करेंगे तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ
कि जो मेरा स्टेटमेंट है वो भी ठीक है और उस स्टेटमेंट को डिफाइन करता है, रीडिफाइन करता है, एक्सप्लेन करता है क्या ये जो रीजन है जिसको मैंने आर से डिनोट किया हुआ है, इसका मतलब मुझे अपना आंसर 1 प्लेस करना चाहिए। मुझे याद है कि 1 मैं तब प्लेस कर रहा था या ऑप्शन ए मैं तब प्लेस कर रहा था जो मुझे गाइडलाइंस दे रखी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, जब मेरा स्टेटमेंट एज वेल एज रीजनिंग यानी कि रीजन दोनों ही करेक्ट हों, साथ में जो रीजन है वो स्टेटमेंट को एक्सप्लेन भी करता हो। तो डियर स्टूडेंट सारी बातें ठीक है, इसलिए मैंने यहां पे आंसर प्लेस किया 1, आपको भी आंसर प्लेस करना है 1। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा। समय को बचाने का एक ही तरीका होता है कि हम लोग प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा करके जाए, एग्जामिनेशन से पहले ज्यादा क्वेश्चंस को एक बार कर लें तो हमारा जो प्रैक्टिस का टाइम है वो बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करता हूं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक साथ ही हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। देखिए जरा आंसर साथ ही साथ मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूं, लेकिन आप बेटर होगा कि आंसर को ना देखें, पहले अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको देखें। यहां स्टेटमेंट है, असर्टेंट है, जिसको हम लोगों ने ए से डिनोट किया हुआ है। पार्टिकल्स सच एज फोटोन और न्यूट्रिनो विच हैव नो रेस्ट मास। बिल्कुल ठीक बात, ये एक इंफॉर्मेशन भी हो गई। हो सकता है यहां जो इंफॉर्मेशन है स्टेटमेंट्स हैं वो आपको आपके ही फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर के अंदर कहीं एज ए आंसर यूज हो जाए, तो आपको हर स्टेटमेंट कुछ न कुछ बताएगा, हर रीजन कुछ न कुछ बताएगा, लेकिन चूंकि आपका एक ही क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपको यहां से ऐसे मिलने वाले हैं, तो 4 का मतलब 8 इंफॉर्मेशन आपके पास कम से कम हो गई। तो 8 इंफॉर्मेशन से हो सकता है कि आप अपने सीबीएसई के बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनमें भी कहीं ना कहीं हेल्प पा जाएं, इसलिए इसको ध्यान से क्वेश्चन को करें। स्टूडेंट्स ये कहता है पार्टिकल्स सच एज फोटॉन्स और न्यूट्रिनो व्हिच हैव नो रेस्ट मास आर अनचार्ज्ड। स्टेटमेंट हुआ, अब रीजन चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। देखिए इसने पहले बताया कि जो अनचार्ज पार्टिकल्स हैं उनका रेस्ट मास 0 होता है। रीजन में उसने दिया या इसका एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे दिया कि कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल होगा तो उसका कुछ न कुछ मास जरूर होगा, या इसको नेगेटिव वर्ड में लिख दिया, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, यानी अगर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है तो कुछ न कुछ मास जरूर होगा। बिल्कुल ठीक बात, जो मेरा स्टेटमेंट है, असर्टेन है, उसका जो रीजनिंग है वो बिल्कुल उसको कहीं से करेक्ट से एक्सप्लेन कर पा रही है। यानी स्टेटमेंट एज वेल एज रीजन दोनों सही भी हैं और जो रीजन है वो इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स आंसर मेरा अगेन ए होगा यहाँ पे, या 1 मैं इसको प्लेस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हेन ए बॉडी इज चार्ज इट्स मास चेंजेस। बात सबको पता है कि भैया चार्ज के ट्रांसफर की बात है, तो नो डाउट जब इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से हट करके दूसरी बॉडी पे जाएंगे तो ऐसी स्थिति में जो मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी है वो ज्यादा होगा क्योंकि इसके ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, और जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो कंपैरेटिवली कम होगा। अब स्टूडेंट्स इसके बात करें हम लोग रीजनिंग की, तो रीजनिंग में ये कहता है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। देखिए रीजन सही तो है, लेकिन जो मेरा स्टेटमेंट है क्या उसको ये एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं। स्टेटमेंट मेरा ये है कि जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है उसका मास कम होगा और नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास कम होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मेरे ट्रांसफर होते हैं, लेकिन चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, ये बात कहीं भी जो स्टेटमेंट है उसको एक्सप्लेन नहीं करती। यानी स्टेटमेंट एज वेल एज रीजनिंग सही तो है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए मैं यहां पे आंसर प्लेस करूंगा 2 या जो ऑप्शन है बी। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आपको यहां पे ध्यान रखना है। 3 क्वेश्चंस हम लोगों ने किए, आई होप सो आपको स्ट्रेटजी समझ में आ गई होगी कि हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम लोग देखते हैं तो बड़ा अगेन मजेदार सा क्वेश्चन हम लोगों को मिलता है। स्टेटमेंट है या असर्टेन है, थ्रू द
quark particles have frictional electronic charges, the quantum of charge is still E। इसका मतलब जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर है। अब डियर स्टूडेंट्स, आगे जो रीजनिंग है वो क्या है? क्वार्क पार्टिकल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। एब्सोल्युटली, जो क्वार्क पार्टिकल्स हैं वो फ्री नहीं होते, वो इलेक्ट्रॉन्स के ही मल्टीपल में होते हैं, या तो 3/5 हो या 2/5 हो या 2/3 हो। तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी रीजनिंग भी ठीक है, स्टेटमेंट भी ठीक है, और जो रीजनिंग है वो स्टेटमेंट को एक्सप्लेन भी करती है। इसका मतलब आंसर मुझे यहां प्लेस करना होगा 1 या A। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहां स्टेटमेंट है, एन इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज बाय डेफिनेशन, चार्ज ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स वेलोसिटी। अब देखो मजेदार सी बात, किसी बॉडी का चार्ज जो है वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड तो करता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये जो रीजनिंग है ये गलत है। दूसरी बात, जो रीजनिंग है वो कहीं भी जो स्टेटमेंट है उसको एक्सप्लेन भी नहीं करती। तीसरी बात, जो मेरा स्टेटमेंट है वो अपने आप में सही है। अब मैं किसी भी सीक्वेंस में इसको समझूं, या तो सबसे पहले ये कहूं कि जो मेरा स्टेटमेंट है वो ठीक है भैया, जो रीजनिंग है वो अपने आप में गलत है, और जो गलत है वो स्टेटमेंट को एक्सप्लेन तो कर ही नहीं सकती। ये बात तो आप समझ लीजिए। तो यहां नो डाउट थोड़ी सी हम लोगों को हिंट भी मिल जाती है कि अगर मेरा जो रीजन है वो करेक्ट नहीं है तो किसी भी हाल में 1 और 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, वो या तो ऑप्शन 3 होगा या तो ऑप्शन 4 होगा। ऑप्शन 4 था जिसमें दोनों चीज रॉन्ग थी, ऑप्शन 3 था जिसमें हमारा स्टेटमेंट करेक्ट था लेकिन जो रीजनिंग थी वो रॉन्ग थी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ स्टेटमेंट करेक्ट है, रीजनिंग हमारी यहाँ पे रॉन्ग है, तो मेरा जो आंसर होगा वो 3 होगा या ऑप्शन सी होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगेन मैं ये कहना चाहूंगा, हमेशा आपको इसी सीक्वेंस में 1 2 3 4 मिलेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपके जो क्वेश्चन पेपर के अंदर गाइडलाइंस हैं उन गाइडलाइंस को प्रॉपरली पहले आप पढ़ लेंगे, चाहेंगे तो एक जगह पे कहीं लिख लेंगे। वैसे तो 4 क्वेश्चन है, एक ही पेज के ऊपर हो जाते हैं, तो बार बार आप ऊपर नीचे कर भी सकते हैं। एक बात मैं और भी एक्सप्लेन करना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स, नो डाउट ब्रेन टीजर्स हैं ये क्वेश्चंस, आपके ब्रेन की एक्सरसाइज करा देते हैं। बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटा सा आइटम है। अगर आप अपने सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर में 8 क्वेश्चन सही करके आते हैं, ये रीजनिंग वाले एज वेल एज केस स्टडी वाले, तो आप ऐसा मान के चलिए कि आपने पूरे 2 साल या 3 साल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी की है उसमें कुछ पढ़ा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पहली कसौटी है, पहला क्राइटेरिया है कि एग्जैक्टली यू हैव डन फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो सीबीएसई में जो इंट्रोड्यूस हुआ है इस तरह का जो एस्पेक्ट, वो निश्चित रूप से इसीलिए है कि भैया सीबीएसई में तो मार्क्स बहुत ले आए, लेकिन क्या आप कुछ दिमाग से भी काम करना जानते हो? तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस डाले हैं, इनके पीछे मोटिव ये है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहां आपका जो स्टेटमेंट है या असर्टन है वो है, ए पॉइंट चार्ज कैन नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन इटसेल्फ। बिल्कुल ठीक बात है, कोई भी अगर पॉइंट चार्ज है तो ये अपने ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगा सकता। इसका रीजन वो देता है कूलम्ब फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स। डियर स्टूडेंट्स, अब जरा देखिए, ए पॉइंट चार्ज कैन नॉट एक्सर्ट फोर्स इन इटसेल्फ, इसका मतलब पहला सही है, और जो दूसरा है वो अपने आप में सही गलत तो बाद की बात है, लेकिन पहले वाले को एक्सप्लेन नहीं करता। इसका मतलब जो आंसर है वो मेरा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा यहाँ पे। डियर स्टूडेंट, 3 और 4 तभी हो सकते हैं जब इन दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट गलत हो। तो यहाँ चूंकि दोनों चीजें ठीक है, स्टेटमेंट भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, इसलिए मैं यहाँ आंसर देना पसंद करूंगा 2। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 कहता है, सिंस मैटर कैन नॉट बी concentrated at a point, therefore point charge is not possible. An
इलेक्ट्रॉन इज ए पॉइंट चार्ज। अब डियर स्टूडेंट देखो दोनों ही चीजें यहां पे देखें, हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, सिंस मैटर कैन नॉट बी कॉन्सेंट्रेटेड एट ए पॉइंट। तो भैया ऐसा तो मैं समझता हूं कि पॉसिबल है, यानी चार्ज जो है वो किसी कोई जो मास है वो मैटर है वो एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट तो हो सकता है। अगर आप कोई छोटा मास ले लेते हैं, बड़े मास की तो बात नहीं करेंगे, हमने सेंटर ऑफ मास का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था। फिर आगे कहता है देयरफॉर पॉइंट चार्ज इज नॉट पॉसिबल। नहीं भैया पॉइंट चार्ज तो कूलम ने लिया था तो पॉसिबल तो है ही कहीं ना कहीं, तभी उसने लिया था। रीजन है एन इलेक्ट्रॉन इज ए पॉइंट चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट चार्ज हम लोग यहां पे नहीं ले सकते, तो आपको आंसर जो देना है सी देना है या 3 देना है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, यहां हम लोगों का जो स्टेटमेंट है वो क्या है जरा देखिए। A finite size charge body may behave like a point charge if it produces an inverse square electric field। मैं किसी बॉडी को जिसका साइज फाइनाइट है उसको पॉइंट चार्ज ले सकता हूं बशर्ते वो फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में प्रोपोर्शनलिटी रखती हो 1/r² की। तो डिस्टेंस E जो है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R³ होता है। अब अगर बच्चों ने कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस ले रखी हैं तो सारे केस उनको क्लियर होंगे कि कौन सा कब होता है। तो डिस्टेंस पॉइंट चार्ज के केस में ये वाली चीज होती है, इसका मतलब स्टेटमेंट तो ठीक है। अब इसकी रीजनिंग की बात करते हैं हम लोग। तो रीजनिंग क्या है, two charged bodies may be considered as a point charge of their distance separation is very large compared to their dimensions। यानी दो चार्ज बॉडी हैं और एक दूसरे से काफी दूर रखी हुई हैं तो हम इनको पॉइंट चार्ज ले सकते हैं। बिल्कुल नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते। जस्ट अ मिनट। Two charged bodies may be considered as point charges if their distance separation is very large कंपेयर टू देयर डायमेंशंस। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, इनकी जो अपनी डायमेंशंस हैं उनके कंपैरेटिवली अगर बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो हम इन दोनों बॉडीज को अलग अलग पॉइंट चार्ज की तरह से ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन ये स्टूडेंट्स ऊपर वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो स्टेटमेंट है, उसका एक्सप्लेनेशन ये रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं है। अल्टीमेटली मुझे अपना आंसर देना है यहां पे 2। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और विशेष सी बात है तुम्हारा कंफ्यूजन हो सकता है आपको लगे, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट। तो आपको प्रैक्टिस ही करनी है, यही एक तरीका है और कोई तरीका इसका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम डियर स्टूडेंट्स। द पाथ ट्रेस्ड बाय ए पॉजिटिव चार्ज इज अ फील्ड लाइन। ए फील्ड लाइन कैन इंटरसेक्ट इटसेल्फ। अब देखिए सीधे सीधे मेरा ध्यान जाता है इसके रीजन पे, तो रीजन तो अपने आप में बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है। जब रीजन रॉन्ग है तो देखिए 1 और 2 में से तो आंसर हो ही नहीं सकता, ए और बी में से तो हो ही नहीं सकता अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। अब बचा 3 और 4। 4 हमें तब देना है जब दोनों ही रॉन्ग हो और 3 तब देना है जब पहला करेक्ट हो और दूसरा क्या हो, रॉन्ग हो। तो डिस्टेंस 3 और 4 में चॉइस मेरे पास बची। अब चूंकि मेरे को ये रीजन बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि ये रॉन्ग है, तो अब मैं चॉइस के लिए एक बार स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ता हूं। द पाथ ट्रेस्ड बाय ए पॉजिटिव चार्ज इज ए फील्ड लाइन। नो डिस्टेंस ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन बेसिकली वो इमेजिनरी पाथ है जहां हम अट्रैक्शन या रिपल्सन को शो कर सकते हैं। तो यू हैव टू गो फॉर आंसर 4। बोथ ऑफ थिंग्स आर रॉन्ग, यानी स्टेटमेंट भी गलत है और इसका जो रीजनिंग है, जो रीजन दे रखा है, वो भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है if electric flux over a closed surface is negative
देन द सरफेस एनक्लोज नेट नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल बात सही है, स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक कह रहा है कि अगर किसी सरफेस का फ्लक्स नेगेटिव है, अब किसी सरफेस का फ्लक्स नेगेटिव मैं तभी कहता हूं जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन उसके नजदीक आ रही हो, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन नजदीक तब आती है जब यहां पे नेगेटिव चार्ज हो। तो स्टेटमेंट इसका बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इसके रीजनिंग की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड द सरफेस। डिस्टेंस ये सही तो है, रीजनिंग बिल्कुल सही है, ये अपने आप में जो रीजनिंग है एज ए स्टेटमेंट यूज हो सकती है, लेकिन जो ऊपर वाला मेरा स्टेटमेंट है या असर्टन है उसको एक्सप्लेन नहीं करती ये रीजनिंग। अल्टीमेटली मेरे को आंसर देना है 2 या बी अकॉर्डिंग टू माय गाइडलाइंस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड द सरफेस। बिल्कुल सही बात है, सरफेस के अंदर चार्ज मेरा कहीं भी है, किसी भी कॉर्नर पे है, इस बात के ऊपर फ्लक्स डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन वो नेगेटिव पॉजिटिव को एक्सप्लेन नहीं करता, यानी जो रीजन है वो असर्टन को एक्सप्लेन नहीं करता। अल्टीमेटली आई हैव टू प्लेस हियर आंसर 2। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। We may have a Gaussian surface in which less number of field lines enter and more field lines come out. We may have a Gaussian surface in which less number of field lines enter and more field lines come out. बिल्कुल ठीक है, हो सकता है, कोई नई बात नहीं है, ये कोई मैग्नेटिक फ्लक्स की बात नहीं कर रहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स की बात कर रहा है। लेकिन अब कोई स्टूडेंट यहां पे ये कह सकता है कि सर हमें कैसे पता लगेगा जब पूरे पेपर में देंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, पूरे पेपर में देंगे तो यहां दो बातें हमें समझनी है। एक तो जो गॉसियन सरफेस का कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही है, मैग्नेटिज्म में गॉसियन सरफेस हमारे सिलेबस में ही नहीं है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए आप इसको नहीं लेंगे, पहली बात। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स में वो क्या कहता है कि भैया किसी सरफेस से अगर कम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटर करती हैं और यहां से ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं, तो मैं ऐसे सरफेस को गॉसियन सरफेस ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं। अब कम में जीरो भी तो आता है बच्चों, तो मान लीजिए इस केविटी के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन एंटर नहीं कर रही और सारी सारी बाहर निकल रही है, जबकि ये चीज मैग्नेटिज्म में पॉसिबल हो ही नहीं सकती। मैग्नेटिज्म के लिए ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल रॉन्ग है, हालांकि आपके यहां आएगा नहीं क्योंकि मैग्नेटिज्म में गॉस थ्योरम आपके सिलेबस में आया ही नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स अगर मैग्नेटिज्म के लिए मैं कंसीडर करता हूं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाता हूं इस क्वेश्चन को, तो मान लीजिए मैग्नेटिज्म है, तो मैग्नेटिज्म में चूंकि क्लोज कंटिन्यूअस कर्व होते हैं, तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर एंटर करेंगी उतनी ही बाहर निकलेंगी, ना तो ज्यादा निकल सकती ना तो कम निकल सकते। तो मैग्नेटिज्म के लिए स्टेटमेंट गलत है, अगर वो स्पेसिफाई करके कहीं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अब जरा हम लोग इसकी रीजनिंग की बात करते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड E इन द गॉस लॉ इज ओनली ड्यू टू द एनक्लोज्ड चार्ज। डियर स्टूडेंट्स बात तो ये भी ठीक है, लेकिन जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अल्टीमेटली we have to place here answer number 3 और C। ये स्टूडेंट्स आगे ध्यान रखें, पहले से रूट मेमोरी में डाल के ना ले जाए। अगर उसने ऊपर वाले जो ऑप्शंस हैं उनकी ऑर्डर चेंज कर दी तो सारे आंसर आपके डिफर हो जाएंगे। आपको निश्चित रूप से अपनी रीजनिंग डेवलप करके ही अपने एग्जामिनेशन में जाना है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। The equilibrium of a charged particle under the action of electrostatic force alone can never be stable। देखिए पहले हम लोग बात करना चाहेंगे स्टेटमेंट की या असर्टन की। The equilibrium of a charged particle under the action of electrostatic force alone can never be stable। देखिए जरा, कोई चार्ज पार्टिकल है, इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लग रहा है या फोर्स लग रहा है, अकेला फोर्स लग रहा है।
नेवर बी स्टेबल, बिल्कुल ठीक बात है कि किसी भी पार्टिकल के ऊपर अगर कोई फोर्स लगेगा, फील्ड लगेगा चार्ज पार्टिकल के ऊपर, उसके ऊपर नेट फोर्स होगा, और जब नेट फोर्स होगा यानी नेट फोर्स जीरो नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो कभी स्टेबल तो हो ही नहीं सकता। अब डियर स्टूडेंट्स, इसका रीजन देखते हैं। कूलम्स फोर्स इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर। हाँ, बात तो ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर है, लेकिन क्या ये रीजन ऊपर वाले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन भी करता है? नहीं, मेरी नजर में ये कहीं भी ऊपर वाले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। वी हैव टू प्लेस हियर आंसर टू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, द फील्ड इन ए केविटी इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो विच कॉजेज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। बिल्कुल ठीक बात है, किसी भी कंडक्टिंग सरफेस के अंदर या केविटी के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो जीरो है। तो अब इसके अंदर कोई भी मैं चार्ज बॉडी प्लेस करूंगा या कोई भी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट प्लेस करूंगा तो उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम नहीं करेगा। अल्टीमेटली आई में से इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो गई। अब डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं हम लोग रीजनिंग की। तो देखिए रीजनिंग में वो क्या कह रहा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज इनफाइनाइट। बात तो ठीक है, स्टेटमेंट तो उसका बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो रीजन वाला स्टेटमेंट है, जो रीजनिंग इसने दे रखी है, वो कहीं भी असर्टन को एक्सप्लेन नहीं करती। अल्टीमेटली वी हैव टू प्लेस हियर आंसर नंबर 2 और ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। In a microwave oven, the water molecules vibrate due to oscillating electric field in microwave and heat the food. स्टेटमेंट ठीक है। अब चूंकि ये स्टेटमेंट रीजनिंग वाला था, मैंने पहले जो स्टेटमेंट असर्टन है वो नहीं पढ़ा, तो मैं पहले उसको देख लेता हूं। If dipole moment of water molecule were zero, then microwave cooking would not be possible. अब देखिए, हमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर जाना होगा, माइक्रोवेव की वर्किंग हमें पता होगी, तभी हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं दे सकते। अब दो कॉन्सेप्ट एक साथ मिलाकर के उसने पूछ लिए। देखिए माइक्रोवेव ओवन में होता क्या है, हम लोग एक एलसी ऑसिलेटर लेते हैं जिससे कुछ फ्रीक्वेंसीज डेवलप करते हैं। जनरली वो फ्रीक्वेंसीज माइक्रोवेव्स होती हैं, इसलिए हम लोग इसको माइक्रोवेव ओवन के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट, जो हमारा फूड स्टफ है उसके अंदर मान लीजिए बर्गर मैंने रख दिया, बर्गर में ये आलू की टिक्की रख दी, तो अब देखिए यहां अलग अलग जगह पर अलग अलग वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। अब जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो भी अपनी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहे हैं या वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर एलसी ऑसिलेटर से मिलने वाली माइक्रोवेव्स इन वाटर मॉलिक्यूल्स की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसीज है उससे मैच कर गई, यानी ये रेजोनेंस ले गए, तो ऐसी स्थिति में इनके एम्पलीट्यूड्स बढ़ जाएंगे। अब एम्पलीट्यूड बढ़ तो जाएंगे ऑसिलेशंस की वजह से, लेकिन जो फूड स्टफ है उससे ये बाहर निकल नहीं पा रहा, कहीं ना कहीं दूसरे फोर्सेस के साथ में जुड़ा हुआ है। अल्टीमेटली ये एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और जितना भी वाटर स्टफ है वो हमारा कंपैरेटिवली ज्यादा हीटअप हो जाएगा। तो आपने यहां पे देखा होगा रसगुल्ले को जब आप लोग माइक्रोवेव के अंदर हीटअप करते हो, या आप जब बर्गर को माइक्रोवेव के अंदर हीटअप करते हो, तो जहां वाटर बॉडीज ज्यादा है, जस्ट लाइक आलू की टिक्की के अंदर या रसगुल्ले के अंदर जो अंदर रस होता है उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, तो वो वाला पोर्शन कंपैरेटिवली ज्यादा गर्म होता है। जो आउटर कवरिंग है जहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स कंपैरेटिवली कम है वो उतनी ज्यादा गर्म नहीं होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, माइक्रोवेव ओवन का भी कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया। अब जरा फिर दोबारा से पढ़ते हैं इसे। पहला स्टेटमेंट इसका क्या कहता है, असर्टन इफ डाइपोल मोमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स वर जीरो देन माइक्रोवेव कुकिंग वुड नॉट पॉसिबल। हाँ बिल्कुल ठीक है कि अगर डाइपोल मोमेंट नहीं है वाटर मॉलिक्यूल्स का, तो ऐसी स्थिति में जो माइक्रोवेव ओवन है वो हीटिंग नहीं करेगा। तो मेरा जो स्टेटमेंट है वो ठीक तो है। अब क्या उस स्टेटमेंट को जो रीजन है वो सही एक्सप्लेन कर रहा है?
इन ए माइक्रोवेव ओवन द वाटर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट ड्यू टू ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल ठीक है, इन माइक्रोवेव, एंड हीट द फूड। स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है, और निश्चित रूप से ये जो स्टेटमेंट है ये या जो रीजनिंग है वो ऊपर वाले स्टेटमेंट को सही से एक्सप्लेन भी कर रही है। इसका मतलब मेरे को आंसर नंबर 1 देना है डियर स्टूडेंट्स। अब अगर आप इन आंसर से इत्तेफाक रखते हैं, आपको ये समझ में आ जाता है और आपके दिमाग में कोई दही नहीं जम रही है। समझ गए होंगे दिमाग में दही कब जमती है? जब हमें कोई चीज समझ में नहीं आती तो हमारे दिमाग में दही जम जाती है, अब क्या होगा, अब क्या करें। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस हमने सबसे लास्ट में लिए हैं। अब अगर आपको इनका सही एक्सप्लेनेशन दिमाग में नहीं बैठ रहा, आपको लग रहा है कि नहीं मेरे हिसाब से तो यहां पे 1 नहीं आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, तो निश्चित रूप से आपको अगेन इन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स को हमारी जो कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस हैं उनके थ्रू एनहांस करना चाहिए। इंडिविजुअली लैब में आकर के अपनी चीजों को डिस्कस करना चाहिए और इस बात से सहमत होना चाहिए। अगर आप सहमत नहीं है, आपका दिमाग फिर भी कहीं उथल पुथल में है, तो समझ लीजिए कि अभी तैयारी आपकी थोड़ी कम है, आपको थोड़ा और ज्यादा पढ़ना है। तो डियर स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पे हम लोग इन आंसर्स को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटीन्यूअस कर्व्स इन फ्री स्पेस, बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो कंटीन्यूअस कर्व है फ्री स्पेस में। पीछे से वो बच्चा कह रहा है नहीं सर, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटीन्यूअस कर्व नहीं होते फ्री स्पेस में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कंटीन्यूअस कर्व होते हैं। पॉजिटिव से निकल गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन, कहीं इनफाइनाइट में जाकर के नेगेटिव चार्ज रखा है तो एंटर कर गई, दे आर नॉट कंटीन्यूअस। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन को कंप्लीट भी करता हूं तो ऐसे हो गई। डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में एंटर करती हैं, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ तक ट्रेवल करती हैं। अल्टीमेटली यहां पर ये क्लोज कंटीन्यूअस कर्व है और यहां पे ये क्लोज कंटीन्यूअस कर्व नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स नो डाउट जो असर्टन है या जो स्टेटमेंट है वो अपने आप में रॉन्ग है, तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड तो हो ही नहीं सकता। अब बात करते हैं रीजन की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम नेगेटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट पॉजिटिव चार्ज, ये अपने आप में बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब इसका जो रीजनिंग है वो ठीक तो है, लेकिन ऊपर वाले को एक्सप्लेन नहीं करती क्योंकि ऊपर वाला अपने आप में गलत था। तो डियर स्टूडेंट्स आंसर मेरे को यहां पे देना है आंसर नंबर 3। अब देखिए इसमें और भी क्वेश्चंस हमने डाल रखे हैं, डिफरेंट चैप्टर्स के डाल रखे हैं। आपको ये वाला सेक्शन नॉर्मली बुक्स में नहीं मिलता। अगर कोई नया सैंपल पेपर आपके पास है तो वहां से इस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं, या हमारे ऐप के अंदर ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए पड़े हुए हैं, तो आप वहां से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जिन क्वेश्चंस में दिक्कत है उन क्वेश्चंस को आप मेरे पास ले आएंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जितना भी फ्री टाइम आपके पास है मैं चाहूंगा उस फ्री टाइम में आप लोग इस तरह के बाकी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें, तो आपको निश्चित रूप से बेनिफिट मिलेगा।